राजदीप सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि शपथ हो गई, फडणवीस के पास ताकत है, ये समझ में आ रहा है। आप तो मिलते रहते होंगे, आप तो कई दफे मुंबई जाते हैं, खूब सारी यात्राएं करते हैं, अभी भी यात्रा पर हैं। फडणवीस को जो सीएम है उनको सीईओ टाइप सीएम माना जाता है, आपकी कई बार मुलाकात है। कुछ किस्सा सुना दीजिए अगर उनके बारे में, कैसे हैं, उनका कैसा काम करने का तरीका है। देखिए अभिनव, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बार मैंने देवेंद्र फडणवीस के बारे में सुना जब मैं उस समय CNN, IBN और IBN समूह का एडिटर इन चीफ था। तब हमारे यहाँ एक मराठी चैनल हुआ करता था, IBN लोकमत। तो मेरे सामने टीवी, 4-5 टीवी चल रहे थे। एक पर हिंदी चैनल चल रहा था, एक पर अंग्रेजी चैनल चल रहा था और एक पर मराठी चैनल चल रहा था। तो मैंने देखा मराठी चैनल पर एक व्यक्ति बड़े तेज तरार से बोल रहा था और निखिल वांगड़े जी का प्रोग्राम था और वो बड़े तेज तरार जवाब दे रहा था। तो मैंने किसी से पूछा फोन करके कि ये है कौन। तो उन्होंने कहा, सर देवेंद्र फडणवीस है और ये वो व्यक्ति है जो इस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चला रहा है। खास करके जो सिंचाई घोटाला है जिसमें अजीत पवार जी का नाम आ रहा है, उसको लेकर वो बहुत अग्रसर है। आदर्श स्कैम जो है जिसमें अशोक चव्हाण का नाम है, उसको लेकर वो अग्रसर है। और एक तरह से उन्होंने एक छवि अपनी बना ली है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आंदोलन कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि यार बड़ा इंटरेस्टिंग है, उनका नंबर भेजिए। तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का नंबर भेजा क्योंकि वो व्यक्ति फडणवीस थे। तो उस रात को मैंने फडणवीस जी को फोन किया और कहा, यार बहुत दिनों के बाद मैंने एक नेता देखा है जो इतने तेज तरार, बड़े अपने फैक्ट्स मसल करके अपने आर्ग्यूमेंट्स रख रहा है। तो आई विश यू वेल, मुझे लगता है आपका भविष्य उज्जवल है। तो जब भी देवेंद्र फडणवीस से उसके बाद बात होती है तो मैं उनको रिमाइंड करता हूँ, सर एक दिन था जब मैंने आपको कहा था कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है क्योंकि आप बड़े तेज तरार नेता हो। उस समय बड़ा इंटरेस्टिंग था कि बीजेपी में अन्य नेता उनके आगे थे। उसी समय नितिन गडकरी जो महाराष्ट्र से आते हैं वो भाजपा के अध्यक्ष बने थे। गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के नंबर 1 चेहरे थे महाराष्ट्र के, और सबको लगा कि गोपीनाथ मुंडे ही बनेगी अगर बीजेपी सत्ता में आती है। लेकिन गोपीनाथ मुंडे का ट्रेजिक डेथ हुआ एक्सीडेंट में जून जुलाई 2014 में। और उसके बाद फडणवीस जो थे, एक तरह से आउटसाइडर थे, ब्राह्मण चेहरे महाराष्ट्र की मराठा डोमिनेटेड राजनीति में, वो आगे आए और पिछले 10 सालों में एक तरह से उन्होंने अपना एक दबदबा बना लिया है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर एक और उदाहरण जो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग है, 2021 में मुझे लगता है सितंबर का महीना था, गणेश चतुर्थी चल रहा था। मैं मुंबई में था और मैंने फडणवीस से जी के ऑफिस से कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूं क्योंकि जो भी हुआ था 2019 में, जिस तरह से वो सत्ता में केवल 5 दिन के लिए रहे थे, तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहता था क्योंकि 2020 का साल तो कोविड में गया था, 2021 में भी कोविड 2 हुआ था और सितंबर होते होते धीरे धीरे स्थिति थोड़ी संभल रही थी। मैं मुंबई में था, उनसे मिलने गया। तो उनसे मिला, करीब 12-1 बजे का समय था। मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने कहा अब क्या कर रहे हो आप। तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हम हमारे घर में गणेश का एक लंच हो रहा है, आप लंच में शामिल हो रही है। तो मैंने कहा सर आप पर मैं बोझ नहीं, नहीं बोझ नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूं, आप हमारे घर में लंच जरूर करिए। और उसी समय एक तरह से उनकी पत्नी जो थी वो भी वहां उस अमृता फडणवीस उस रूम में आई, कहने नहीं आप आइए। और मुझे ताजुब हुआ कि फडणवीस जी, एक बार उनकी पत्नी आई, वो टेक ओवर कर लिए उन्होंने, अमृता जी ने टेक ओवर किया। उनकी बेटी भी वहां थी और उनकी बेटी उसी स्कूल में जाती थी, अंग्रेजी स्कूल जहां मैं जाता था, कैथीड्रल स्कूल में। तो हमारी बातचीत शुरू हो गई। और मैं ये कहानी आपके लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस समय अमृता फडणवीस पर लगातार एक तरह से आरोप हो रहे थे, टारगेट किया जा रहा था कि अमृता फडणवीस को पर अनेक विपक्ष जो था जो उस समय सत्ता में था, वो अमृता फडणवीस के जरिए देवेंद्र फडणवीस को टारगेट कर रहा था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस खुद कभी ऐसे उन्होंने ये नहीं, कभी उस मामले पर डिफेंसिव नहीं रहे। दूसरी तरफ उन्होंने अपने पत्नी को मेरे साथ एक तरह से प्रोजेक्ट किया कि देखिए ये मेरी बीवी है, मैं उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत इंडिपेंडेंट है। और उनकी बेटी भी थी, उनके व्यूज। तो एक देवेंद्र फडणवीस का एक दूसरा चेहरा मैंने देखा
जो मुझे लगता है राजनेताओं में बहुत अलग है, कि राजनेता नॉर्मली अपने पत्नी को कभी आगे आने नहीं देते पब्लिक आई में। देवेंद्र फडणवीस को कोई प्रॉब्लम नहीं था कि अमृता फडणवीस जो है वो अपनी आइडेंटिटी बना रही है। और मुझे अच्छा लगा कि कोई भी नेता जो है ना अपनी पत्नी को अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनने दे। हालांकि विवादास्पद बन गए थे, इसके बावजूद फडणवीस जी आई थिंक वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज वाइफ। वो गर्व कर, यू मस्ट मीट माय वाइफ, शी इज द वन हु रन्स द हाउस, शी इज द टैलेंटेड वन। एक तरह से वो और आई थिंक इट्स अ साइन दैट एटलीस्ट देवेंद्र फडणवीस इज नॉट अ एमसीपी, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में मेल शोविनिस्ट, कि केवल खुद को प्रोजेक्ट करने, बीवी को कहीं जनाना में रखे। नहीं, देवेंद्र फडणवीस वाज ओपन अबाउट द फैक्ट दैट अमृता फडणवीस की अपनी एक जिंदगी, अपनी एक अस्तित्व है। और उस दिन मुझे पता चला कि देयर इज मोर टू देवेंद्र फडणवीस देन जस्ट अ पॉलिटिशियन। वो बड़े फैमिली मैन उस तरह के हैं, अपनी बेटी से भी बड़े ही वाज वेरी ओपन अबाउट द फैक्ट दैट डॉटर की अपनी एक जिंदगी है, वो अलग तरीके से अपनी जिंदगी बिताती है। सो आई रिमेंबर दीज कपल ऑफ इंसिडेंट्स अबाउट देवेंद्र फडणवीस। एक जिस तरह से वो वक्ता की तरफ आए, और दूसरी तरफ एज अ फैमिली मैन। कि आप देवेंद्र फडणवीस से पहले भी मिले होंगे, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, जब 2 दिन के मुख्यमंत्री बने, और जब नेता विपक्ष भी थे, डिप्टी सीएम भी थे। बॉडी लैंग्वेज में कितना चेंज नजर आया इस बार की मुलाकात में? देखिए, बॉडी लैंग्वेज से लोगों को आंकना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आदमी सत्ता पर बैठने के बाद अलग होता है थोड़ा। और मैं तो उनको विधायक के तौर पर भी कई बार मिल चुका हूं, और विधायक से मुख्यमंत्री बनने तक का जो उनका सफर था वो क्विकली हो गया, क्योंकि वो कभी मंत्री नहीं रहे। तो उनका ग्रेजुअल प्रोग्रेशन नहीं, उन्होंने फर्स्ट स्टेप के बाद डायरेक्टली 10th स्टेप लिया था उस वक्त। तो लेकिन पिछले 10 साल में उसमें काफी बदलाव हुआ। जैसे आज मैं उनको जब देख रहा हूं, जैसे उस दिन भी मैं स्टेज पर उनको देख रहा था, आज भी इंटरव्यू के समय में देख रहा था, उनके किसी भी बर्ताव में मुझे यूफोरिया नहीं नजर आया, जो 14 में कुछ हद तक नजर आ रहा था। दूसरा, 2014 में कुछ हद तक वो प्रेशर में नजर आ रहे थे, क्योंकि पहली बार उनको डायरेक्टली ये मौका मिल रहा था। इस बार वो थोड़े से काम क्वाइट नजर आते हैं, उनकी भाषा थोड़ी सी बदल गई। क्योंकि कई बार ये कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस ये किसी को निपटा देते हैं करके। इस बार वो उस तरीके का अपना लेगेसी छोड़ना नहीं चाहते। और चौथा, मुझे एक बदल उनमें यह नजर आया कि दूसरी बार उनको यह मौका मिला, और बहुत कम लोगों को महाराष्ट्र में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। ऐसे में अब वो शायद लेगेसी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अभी उनका नेचुरल प्रोग्रेशन भी शायद अगर होगा, और वो इस तरीके से राज्य को अपने साथ में रखने की कोशिश में सोच रहे हैं कि भाई किसी भी हालत में उनके रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना बड़ा मुश्किल है। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लगा कि वो यूफोरिया में नहीं है, ज्यादा काम क्वाइट मुझे इस बार लगे 14 के मुकाबले और 19 के मुकाबले में भी। कोई हड़बड़ी नहीं चाहते वो। देखिए, इस बार इसीलिए देखिए सबसे बड़ी बात हमने देखी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक जो हुई, वो पहली बार बिना किसी चिट्ठी के हुई है। जो भी था कैमरा के सामने लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। तो कोई गेस वर्क, सूत्र, सोर्सेस, नाम उछालना, वो सारी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो था वो सामने हो रहा था। तो वो एक अंडरलाइन उन्होंने करके रखा हुआ है, वो कामनेस, क्वाइटनेस, वो उसके वजह से है शायद, ऐसा मुझे लगता है।